नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीश यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 10 प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते हैं आपके लिए, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। और जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपीएससी और यूपीपी सहित तमाम ऐसी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं जिनका आपको और हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो इसको बनाने के पूर्व हम बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को देखते हैं। जहां जहां भी सामान्य अध्ययन पूछा जाता है वहां पर यह हमारी जो सीरीज है वह उपयोगी सिद्ध होगी। और बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और रोज की भांति आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह भी भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? पहला विकल्प यहां पर है संसद, दूसरा विकल्प है लोकसभा, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति और चौथा और अंतिम विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। जैसा कि बहुत सारे छात्रों का सुझाव भी आया था कि हमें कुछ समय अपना उत्तर चुनने का दिया जाए, तो इसी क्रम में 4 विकल्प है यहाँ पर, संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारे आज के इस पहले प्रश्न का सही जवाब है संसद। संसद को यह अधिकार है कि वह राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनका नाम बदल सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को विलय करके एक राज्य बनाया जा सकता है, एक राज्य से अलग करके नए राज्यों का गठन भी किया जा सकता है। और भारत में आजादी के बाद से जब से हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी से समय समय पर नए राज्यों का गठन भी किया गया है। प्रारंभिक रूप में जब राज्यों का गठन किया गया तो सबसे पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। और आपसे यह पूछा जा सकता है कि जब भारत में पहली बार एक नए राज्य का गठन किया गया संविधान लागू होने के पश्चात, तो उसका आधार क्या था? तो आप बताएंगे भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश और वहां पर तेलुगु भाषा को आधार माना गया था। ये भी याद रखना है, तेलुगु भाषा को आधार माना गया था। तो हम इस प्रश्न की व्याख्या करेंगे। संसद को संविधान ने यह शक्ति प्रदान कर रखी कि वह नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और उनका नाम बदल सकती है। इसके लिए आपको पढ़ना होगा संविधान का भाग 1, संविधान का भाग 1। और संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। यह भी याद रखना है कि संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक वहां पर उल्लेखित किए गए, उनका उल्लेख किया गया है। और जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास है, तो यह संसद के पास है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और अनुच्छेद 2 कहता है संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद जो हमारा 2 है संविधान का अनुच्छेद 2, इसमें कहा गया है कि संसद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना संबंधी प्रावधानों का वर्णन इसमें किया गया है। और अनुच्छेद 3 कहता है कि मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन संसद के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, आपको याद रखना कि इसके लिए अनुच्छेद कौन सा रहेगा, तो अनुच्छेद रहेगा आपका 3, नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन और सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 3 आपको याद रखना है। जैसा कि हम लोग देखते हैं पूर्व में नाम था उड़ीसा और वर्तमान नाम है उसका ओडिशा, याद रखना है। पहले हम लोग जानते थे पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है असम, जिसका वर्तमान नाम है असोम। हमारा केंद्र शासित प्रदेश पहले जाना जाता था पांडिचेरी के नाम से, जिसको हम कहते हैं पुदुचेरी। तो समय समय पर राज्यों का नाम बदला गया है। गठन के समय उत्तर प्रदेश का जब विभाजन किया गया था, भारत का जब एक नया राज्य बना था जिसका नाम था गठन के समय उत्तरांचल, जिसका वर्तमान नाम है उत्तराखंड। तो भारत की संसद के द्वारा समय समय पर राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन किया जा रहा है। और वर्तमान समय में भारत संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो किसके पास है, तो आपको जवाब देना है संसद के पास यह अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह भी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो संशोधन होगा वह कैसा होगा, तो संसद में साधारण बहुमत से प्रस्ताव जो पास होगा, विधेयक पास होगा, उसके द्वारा राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। विधेयक कैसा होगा, तो आपसे बताएंगे साधारण। आगे बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था से लिया गया है।
प्रश्न आपके सामने, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में घोषित की गई? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुई थी? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। पहले विकल्प के तौर पर यहां पर है अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे विकल्प में पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे विकल्प में पीवी नरसिम्हा राव और चौथे और अंतिम विकल्प में है नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो एलपीजी पॉलिसी लागू हुई थी, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, याद रखिएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू की गई? तो सही जवाब है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल में, पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो आर्थिक नीति थी उसको घोषित किया गया था। और उस समय भारत के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनको भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है, और वह वर्ष 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के तौर पर भी सेवाएं अपनी दे चुके हैं और अर्थ, लेखा, वित्त के क्षेत्र में बहुत ज्यादा वो पारंगत थे, बहुत ज्यादा उनको ज्ञान अर्जन हुआ था। तो उन्हीं के अनुभव को देखते हुए, उनके सुझाव पर आप कह सकते हैं कि भारत में वर्ष 1991, आपसे वर्ष भी पूछा जा सकता है, 1991 लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन अर्थात भूमंडलीकरण की पॉलिसी लागू की गई। प्रधानमंत्री कौन थे? मैं दोबारा बोल रहा हूं, पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्तीय सलाहकार भी थे प्रधानमंत्री के, कौन? याद रखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण ये क्यों लागू किया गया, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देश के आर्थिक संकट, विशेषकर विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी और भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यह पॉलिसी क्यों लाई गई, तो आप बताएंगे देश के आर्थिक संकट, विशेषकर विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी, ऐसी स्थिति आ गई थी कि विदेशी मुद्रा भंडार बहुत अल्प मात्रा में बचा हुआ था और भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के लिए यह पॉलिसी लागू की गई। उदारीकरण का तात्पर्य कि सरकारी नियंत्रण, लाइसेंस राज को लगभग समाप्त कर दिया गया या कुछ हद तक कम कर दिया गया। जो बहुत सारी ऐसी फॉर्मेलिटी होती थी जिनके चक्कर में समय बहुत ज्यादा लगता था, कंपनियों को लाइसेंस नहीं मिलता था, तो सरकारी नियंत्रण कम कर दिया गया, लाइसेंस राज को भी लगभग समाप्त कर दिया गया, यह भी याद रखना है। और निजीकरण का तात्पर्य है कि बहुत सारी कंपनियों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, बहुत सारी कंपनियों के शेयर बेच दिए गए ओपन मार्केट में, जिससे बहुत सारा निवेश भारत सरकार को प्राप्त हुआ। और भूमंडलीकरण का तात्पर्य यह है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के समकक्ष आ गई, जिसको हम कहेंगे आर्थिक परिप्रेक्ष्य में उदारीकरण या ग्लोबलाइजेशन। तो आपको प्रधानमंत्री याद रखना है पीवी नरसिम्हा राव। अब हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करेंगे। पहले विकल्प पर यहां पर दिए हुए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज आप देखते होंगे भारत में बहुत सारे हाईवे और बहुत सारे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शिता का परिणाम था। और इन्हीं के कार्यकाल में भारत के 4 महानगरों को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, याद रखिएगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में आपको याद रखना है चेन्नई, और पूर्व में याद रखना है कलकत्ता, जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, और पश्चिम में याद रखना है मुंबई, जिसे हम भारत की आर्थिक राजधानी के तौर पर भी जानते हैं। इन 4 महानगरों को महामार्गों से जोड़ा गया। तो इसके लिए एक योजना इनके द्वारा लाई गई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसके चारों रास्ते, जो 4 रास्ते इसमें बनाए गए थे, मतलब 4 दिशाओं को जोड़ने के लिए, वो उत्तर प्रदेश के झांसी में आकर के एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे के पास मिलते हैं। यह भी आपको याद रखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ऐसा सवाल पूछा जा चुका है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में जो महामार्ग बनाए गए थे उनका चौराहा कहां पर है, तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश का झांसी। और अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत सारी नीतियां हैं जिनके बारे में हम लोग समय समय पर जान चुके हैं और आगे भी जानेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और भारत की विदेश नीति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ाया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने गुट निरपेक्षता के आंदोलन को आगे भी बढ़ाया, यह भी आपको याद रखना है। और
वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक है। बहुत सारे देशों के इनको राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बहुत सारे देशों के द्वारा इनको पुरस्कार बहुत सारे मिल चुके हैं, राष्ट्रीय से लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर तक। याद रखिएगा, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा भी मैं बताना चाहूंगा, इनके द्वारा भी बहुत सारे आर्थिक सुधार किए गए। जैसे इन्होंने कहा है कि हमें निवेश बढ़ाना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा काम करना है, तो इन्होंने मेक इन इंडिया नाम की एक योजना लॉन्च की थी 25 सितंबर सन 2014 को। याद रखना, मेक इन इंडिया, जिससे बहुत सारी कंपनियां भारत में आई, निवेश किया और भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर के उभरा है वैश्विक बाजार में, और बहुत सारे रोजगार के अवसर भी यहां पर उत्पन्न हुए। डेट आपको नोट कर लेनी है, 25 सितंबर सन 2014, मेक इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है? हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे हमसे जरूर पूछे जिनका उत्तर आपको नहीं में देना होता है, क्योंकि जब नहीं वाला प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो पर एग्जाम हॉल में हमसे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी क्रम में हमें क्या करना है कि कम से कम 2 बार प्रश्न को पढ़ना है, और निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है, तो मैं नहीं को सबसे पहले तो अंडरलाइन कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ करने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं को सबसे पहले हमें अंडरलाइन कर देना। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, 4 राज्य दिए गए हैं और 4 बंदरगाह दिए गए हैं। पहला है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम के आगे दिया हुआ है पश्चिम बंगाल। दूसरा विकल्प है कांडला, कांडला के आगे दिया हुआ है गुजरात। और तीसरा विकल्प दिया है कोचीन और उसका राज्य दिया हुआ है सामने केरल। और चौथा और अंतिम विकल्प है पारादीप, जिसका राज्य दिया हुआ है उड़ीसा। तो यहां पर बताना है कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है और किसका सुमेलन नहीं है। तो जो पहला वाला विकल्प यहां पर है विशाखापत्तनम, पश्चिम बंगाल, ये वाला विकल्प सही सुमेलित नहीं है, और इस प्रश्न का यही उत्तर माना जाएगा, क्योंकि उत्तर आपको नहीं में देना है। विशाखापत्तनम पश्चिम बंगाल में नहीं है। कहां पर है तुम लोग जानेंगे, यह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा पत्तन है, ये भी याद रखिएगा। सबसे गहरे बंदरगाहों में से एक है विशाखापत्तनम। राज्य कौन सा है तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश है। और जलराशि कौन सी तो आप बताएंगे बंगाल की खाड़ी है। और दिशा आपसे पूछी जाएगी तो यह एक पूर्वी घाट का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग जानेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो विशाखापत्तनम है वह आंध्र प्रदेश में है और बंगाल की खाड़ी से संबद्ध है, बंगाल की खाड़ी से संबद्ध है। और आपसे पूछा जाएगा कहां पर है तो आप बताएंगे पूर्वी घाट का हिस्सा है, ये पूर्वी घाट पर है। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है कि पूर्वी घाट का प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम, जो कि भारत के सबसे गहरे बंदरगाहों में से एक है, या सबसे गहरा पत्तन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कांडला, कांडला गुजरात में, यह सही सुमेलित है। और इस बंदरगाह का नया नाम भी रखा गया है परिवर्तित करके, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, आपको नोट कर लेना, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम रखा गया है। और यहां पर कौन सी जलराशि तो आपको याद रखना, यह अरब सागर से संबद्ध है, अरब सागर से संबद्ध है। और जैसा कि विशाखापत्तनम अगर पूर्वी घाट पर है, बंगाल की खाड़ी से संबद्ध है, तो कांडला जिसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है, अरब सागर से संबद्ध है और यह पश्चिमी घाट पर है, यह पश्चिमी घाट का प्रमुख बंदरगाह है। यह भी आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि विकल्प के क्रम में तीसरे स्थान पर दिया है कोचीन केरल, तो कोचीन केरल में है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और केरल कहां पर है तो आपको याद रखना है पश्चिमी घाट पर। केरल का जो तट है उसे कहा जाता है मालाबार, मालाबार। तट आपसे पूछा जाएगा तो मालाबार बताएंगे, राज्य आपसे पूछा जाएगा तो केरल बताएंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर जलराशि कौन है तो अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर बताएंगे। और घाट आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का प्रमुख बंदरगाह है कोचीन। ठीक है, जिसे कोच्चि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अंतिम विकल्प पर यहां पर दिया हुआ है, अंतिम विकल्प के तौर पर दिया है पारादीप, तो पारादीप उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। और उड़ीसा कहां पर है तो याद रखना किससे संबद्ध है पारादीप बंदरगाह, तो पारादीप बंदरगाह बंगाल की खाड़ी से संबद्ध है। बंगाल आपसे पूछी जाएगी जलराशि कौन सी तो बंगाल की खाड़ी। और आपसे पूछा जाएगा कि घाट कौन सा है तो आप बताएंगे पूर्वी घाट, घाट आप बताएंगे पूर्वी। एक बार पुनः चर्चा कर लें, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है। 4 विकल्प आपको दिए गए थे, विशाखापत्तनम पश्चिम बंगाल, कांडला गुजरात, कोचीन केरला, पारादीप उड़ीसा।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है वह पश्चिम बंगाल में नहीं, आंध्र प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी से संबद्ध है और पूर्वी घाट का प्रमुख बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कांडला गुजरात में है और इसका नया नाम रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। अरब सागर से संबद्ध है, पश्चिमी घाट का प्रमुख बंदरगाह है। कोचीन केरल में है। मालाबार तट आपसे पूछा जा सकता है, अरब सागर से संबद्ध है, पश्चिमी घाट का प्रमुख बंदरगाह है। पारादीप उड़ीसा में है और बंगाल की खाड़ी से संबद्ध है और पूर्वी घाट का प्रमुख बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हमारी टीम का प्रयास रहता है कि आपसे 1 से 2 प्रश्न आपसे हम दिवस वाले भी पूछें, क्योंकि सामान्य अध्ययन की मूल विषय वस्तु में बहुत सारे विषयों को शामिल किया जाता है। इसमें करंट अफेयर्स भी है, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा भी 1 से 2 प्रश्न या 2 से अधिक प्रश्न भी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं जो करंट अफेयर से संबद्ध हो। तो उसी क्रम में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय किसान दिवस किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो राष्ट्रीय किसान दिवस है वह चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है हम लोग ये भी जानेंगे। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है और ये भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखना है। और इनके पूर्वाधिकारी जो इनसे पहले प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मोरारजी देसाई और इनके उत्तराधिकारी के तौर पर प्रधानमंत्री बनती हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। ये भी याद रखिएगा। इन्हें कहा जाता है किसानों का मसीहा। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है भारत में किसानों का मसीहा। किसानों का मसीहा कहा जाता है। इनके द्वारा एक राजनीतिक दल की भी स्थापना की गई थी जिसे कहा जाता था रालोद, राष्ट्रीय लोक दल। ठीक है, राष्ट्रीय लोक दल राष्ट्रीय लोक दल नामक एक राजनीतिक दल भी इनके द्वारा बनाया गया था। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इनके पूर्वाधिकारी मोरारजी देसाई थे, इनके उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी थी। ये सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक है। इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है और 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष इनकी जयंती राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है 25 दिसंबर को। नोट कर लीजिएगा, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है और इसको किस रूप में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। राष्ट्रीय सुशासन दिवस। राष्ट्रीय सुशासन दिवस। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है। अब तीसरे विकल्प पर यहां पर दिए हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। पहली बात तो आप नोट करिएगा, यह भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, यह भी चीज आपको नोट कर लेनी है। और इनका जो जन्मदिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। किस रूप में मनाया जाता है? तो इनका जन्मदिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है राजीव गांधी जी का जन्म दिवस। तो यहां पर हम उम्मीद करते हैं कि आपको भारत के 3 प्रधानमंत्रियों के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले दिवसों के बारे में जानकारी मिल गई और व्यवस्थित रूप से एक ही जगह पर आप जान गए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है वह 25 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, ये भी नोट करिएगा, गुड गवर्नेंस डे के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्मदिवस है वह 23 दिसंबर को मनाया जाता है, जैसा कि प्रश्न आपसे पूछा गया था। इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। राष्ट्रीय लोक दल नाम के राजनीतिक दल के ये फाउंडर भी रहे और इनकी जो पार्टी थी उसका प्रदर्शन गत वर्षों में अच्छा भी रहा, यह भी आपको याद रखना है। राजीव गांधी जी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और 20 अगस्त को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? यह प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से भी आपसे पूछा जा सकता है और इस प्रश्न को आप आर्ट कल्चर के अंतर्गत भी शामिल करेंगे, वहां से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है कला संस्कृति में। तो गायत्री मंत्र का वर्णन किस ऋग्वेद के किस मंडल में है?
चार विकल्प यहां पर दिए गए, प्रथम मंडल में, दूसरे मंडल में, तीसरे मंडल में और चौथे मंडल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ये भी याद रखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। और गायत्री मंत्र के रचयिता हैं विश्वामित्र जी। कौन है? तो यह भी याद रखिएगा, विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी और यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में शामिल है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, यह भी आपको याद रखना है। ऋग्वेद जो है 4 वेदों में सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ा वेद भी बताया गया है। और वेदों की महत्ता को स्थापित करते हुए प्राचीन भारत के इतिहास में आप वैदिक कालीन पूरी सभ्यता भी पढ़ते होंगे, तो वहां पर वेदों को अपौरुषेय माना गया है, यह भी याद रखिएगा। 4 वेदों की संख्या बताई गई है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक मिनट, हाँ, ऋग्वेद पहला हो गया हमारा, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको याद रखना है कि प्रारंभ के 3 वेदों को सम्मिलित रूप से, प्रारंभ के 3 वेदों को सम्मिलित रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसा कि मैं पूर्व में बोल भी चुका हूं कि टेस्ट सीरीज बनाने के पहले हम बहुत सारे प्रश्न पत्रों को देखते हैं। तो आपसे पूर्व में पूछा जा चुका है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है। याद रखना है, अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है, अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। तो जो 3 वेद बचे, 4 में 3, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सामूहिक रूप से या सम्मिलित रूप से वेद त्रयी भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, हेनरी विवियन डेरिजियो, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है, जो यंग बंगाल आंदोलन है उसके प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डेरिजियो। जो पहले विकल्प पर दिए हैं, हेनरी विवियन डेरिजियो। याद रखिएगा, यह एक छात्रों के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, जो 1820 से 1830 के दशक में, 1820 से लेकर के 1830 तक यह आंदोलन बंगाल में चला। कहां पर चला? तो याद रखना, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, बंगाल में चला। और इस आंदोलन के माध्यम से छात्रों के बीच में जन जागरूकता का विस्तार किया गया और उनकी जो विचारों की स्वतंत्रता है उसको महत्व दिया गया। तर्क संगत सामाजिक सुधारों को इसमें पेश किया गया, याद रखिएगा। और इसका केंद्र बिंदु था कोलकाता, और कोलकाता का हिंदू कॉलेज। याद रखिएगा कहां पर? तो जिसे हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, तो पूर्व में इसको कहते थे कलकत्ता, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में यह आंदोलन शुरू होता है और इसका प्रभाव लगभग पूरे बंगाल में देखा गया। हेनरी विवियन डेरिजियो। अब हम बच्चे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। नंबर 2 के विकल्प पर दिए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया, तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। याद रखिएगा कौन सा नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त, ये भी याद रखिएगा। और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस और इनकी गुरु माता का नाम था शारदा देवी, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इनके द्वारा अपने गुरु के शिक्षाओं और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की गई थी, ये भी आपको नोट करना है। और 1893 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन या धर्म संसद को संबोधित करने का गौरव भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम है, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी जयंती हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद की जयंती हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बहुत सारी चीजें आप जान चुके हैं। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन भी शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। और इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तक भी रचित की गई, जैसे द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास जैसी, तमाम गीता रहस्य जैसी बहुत सारी ऐसी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं, जो समय समय पर परीक्षाओं में पूछी गई हैं। विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर, बीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत, याद रखिएगा, अभिनव
बीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संघ, अभिनव भारत संघ नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, बीडी सावरकर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा अपवाह बेसिन कौन सा है? यहां पर 4 नदियां दी हैं और उनका जो पूरा अपवाह तंत्र है, नदी बेसिन, उससे सवाल पूछा गया है कि निम्न में से सबसे बड़ा किस नदी का अपवाह बेसिन है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, नील नदी का बेसिन, मिसिसिपी नदी का बेसिन, गंगा नदी का बेसिन और अमेजन नदी का बेसिन। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि विश्व में सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वह अमेजन नदी बेसिन है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी बताइएगा, तो बड़ी का तात्पर्य पूरे नदी तंत्र से, नदी बेसिन से, तो आपका जवाब होगा अमेजन। और आपसे पूछा जाएगा विश्व की सबसे लंबी नदी बताइए, तो आपका जवाब होगा नील। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है अपवाह की दृष्टि से। अब हम बात करेंगे कि अमेजन नदी का उद्गम कहां से होता है और यह अपना जल कहां विसर्जित करती है। तो अमेजन नदी पेरू की एंडीज पर्वतमाला के निकट से निकलती है। कहां से निकलती है? तो पेरू की एंडीज पर्वतमाला से, एंडीज पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है, अमेजन नदी का, और यह अपना जल अटलांटिक महासागर में विसर्जित कर देती है। ठीक है, याद रखिएगा, अमेजन नदी जो है वह अपना जल कहां विसर्जित करती है? तो अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। और विश्व की सबसे बड़ी जो नदी बेसिन है वो अमेजन नदी बेसिन है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करते हैं। पहले नंबर पर दिया है नील नदी, तो नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील। याद रखिएगा, अमेजन का कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो आपको जवाब देना साउथ अमेरिका। यहां पर हम बात करेंगे नील नदी की, तो नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है अफ्रीका महाद्वीप में और अपना जल विसर्जित करती कहां पर? तो आपको याद रखना है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है। आगे बढ़ते हैं, अगला विकल्प जो यहां पर दिया है मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी नदी का उद्गम कहां पर है और ये अपना जल कहां पर विसर्जित करती है? तो याद रखिएगा, इटोस्का झील जो अमेरिका में है वहां से ये निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। ठीक है, इटास्का या इटोस्का दोनों चीजें आपको लिखी मिल सकती हैं। इटास्का, कहीं कहीं पर इटोस्का भी लिखा हुआ है, यहां से उद्गमित होती है ये और मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है। तीसरे विकल्प पर यहां पर दिया हुआ है गंगा नदी, जिसका उद्गम आपको पता होगा गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी भी है और 2525 किलोमीटर का इसका प्रवाह है और भारत में उत्तराखंड राज्य से उद्गमित होकर के पश्चिम बंगाल से जाकर के बंगाल की खाड़ी में यह विसर्जित हो जाती है। भी याद रखना है, 2525 किलोमीटर का प्रवाह है। 5 राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। पहला राज्य उत्तराखंड प्रवाह की दृष्टि से, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, अंतिम और 5वां राज्य है पश्चिम बंगाल। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न हमारा करंट अफेयर से लिया गया है। वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना के लिए केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित धनराशि कितने करोड़ रुपए है? ठीक है, याद रखना है कि जो आगामी वर्ष 2027 में जनगणना प्रस्तावित है उसमें कितने करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार के द्वारा आवंटित की गई है। पहला विकल्प है 11,000 करोड़ रुपए, दूसरा विकल्प है 15,000 करोड़ रुपए, तीसरा विकल्प है 11,718 करोड़ रुपए और चौथा और अंतिम विकल्प है 5,000 करोड़ रुपए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि भारत सरकार के द्वारा अभी हाल के दिनों में 2027 में होने वाली जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए की धनराशि की घोषणा की गई है। भी आपको याद रखना है। तो आगामी जनगणना कब होगी? 2027 में होगी, 2 चरणों में होगी, ये भी आपको याद रखना है। और यह जनगणना पूर्णतः डिजिटल होगी, डिजिटल जनगणना होगी, ये भी आपको याद रखना है। और कोविड-19 के प्रकोप के कारण गत वर्ष जो बीत चुका है पूर्व में, वर्ष 2021 में भारत की नियमित और दशकीय जनगणना होनी थी, लेकिन वैश्विक महामारी के प्रकोप के कारण भारत सरकार को निर्णय टालना पड़ा। अब भारत सरकार आगामी वर्ष 2027 में भारत की जनगणना के लिए
11,718 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित करने की घोषणा कर चुकी है। आपसे पूछा जा सकता है कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो आपका जवाब होगा जनगणना संघ सूची का विषय। संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में सम्मिलित जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वह भी करंट अफेयर से ही लिया गया है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? यह प्रश्न करंट अफेयर से लिया गया है, दोबारा मैं बोल रहा हूं। तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए। अमेरिका, भारत, चीन और भूटान। अमेरिका, भारत, चीन और भूटान। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है भारत के द्वारा। भारत के द्वारा 20वें सत्र की मेजबानी की गई है और यह मेजबानी भारत ने पहली बार की है। भी याद रखिएगा कि इस यूनेस्को के सत्र की मेजबानी भारत को पहली बार मिली है। देश की राजधानी नई दिल्ली में 20वां सत्र आयोजित हुआ 8 दिसंबर से 13 दिसंबर के मध्य। डेट याद कर लीजिएगा, 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक सत्र का आयोजन किया गया। कहां पर? दिल्ली में। और ऐसा भारत ने पहली बार किया। याद रखिएगा, भारत को पहली बार मेजबानी मिली। सत्र भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने किस सत्र की मेजबानी की, तो आपको याद रखना 20वां। तिथि भी आपको नोट कर लेनी, 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक यह सत्र देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कितने रामसर स्थल है? वर्तमान समय में भारत में कितने रामसर स्थल है? 93, 94, 96 और 95। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब है कि भारत में वर्तमान समय में 96 रामसर स्थल है। अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के महत्व को देखते हुए वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में, जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, वहां पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और अंतरराष्ट्रीय महत्व की भूमियों को चिन्हित करना, उनको संरक्षित करना, उनमें होने वाले मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण को कम करना, क्योंकि जैव विविधता को संरक्षित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो भारत में वर्तमान समय में 96 रामसर स्थल है, यह भी आपको याद रखना है। तो सबसे जो हमारा लास्ट का सबसे अंतिम पायदान पर जो हमारा रामसर स्थल है वह कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में। यह भी याद रखिए कहां पर है, तुम लिखेंगे यहां पर जो हमारा 96वां रामसर स्थल है कहां पर है, तो कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय कहां पर है? तो राज्य आपको याद रखना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में है और यह छत्तीसगढ़ राज्य का पहला है। भारत का अभी के हिसाब से अंतिम है और राज्य के हिसाब से छत्तीसगढ़ का यह पहला रामसर स्थल है, यह भी आपको याद रखना। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। तो जो हमारा 95 नंबर पर है वह रामसर स्थल कहां पर है? तो भारत का जो 95वां रामसर स्थल है वह राजस्थान राज्य में है। भी याद रखिएगा, सिलीसेड। सिलीसेड कौन सा? तो सिलीसेड, नोट करिएगा, सिलीसेड कहां पर है? तो यह अलवर जनपद में है। अलवर, अलवर कहां पर है? तो आपको याद रखना राजस्थान में, अलवर राजस्थान। यह भारत का 95 नंबर का रामसर स्थल है। अब हमारा जो क्रम है 93 और 94 नंबर के रामसर स्थल भी हम लोग जानेंगे। तो 93 नंबर का रामसर स्थल है उदयपुर झील, राजस्थान। उदयपुर झील, उदयपुर झील राज्य आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे राजस्थान। और हमारा जो 94 नंबर का रामसर स्थल है, मैं पूर्व के वीडियो में आपको बता भी चुका हूं, गोगाबील, बिहार। ठीक है, गोगाबील बिहार। बिहार का एक जनपद है कटिहार, याद रखिएगा, गोगाबील। गोगाबील कहां पर है? तो कटिहार जनपद में। कटिहार जनपद कहां पर है? राज्य आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बिहार। नोट कर लेना आपको, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि या नमभूमि दिवस मनाया जाता है। तो भारत में वर्तमान समय में 96 रामसर स्थल हैं। अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों में शामिल होने वाले स्थलों की संख्या 96 है। और यहां पर हमारा प्रयास रहा है कि आप 93, 94, 95 और 96 नंबर के जो हमारे रामसर स्थल हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी गई है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।